So now we are going to study the analysis or you can say a flow chart for bills of exchange. देखिए दो पार्टीज रहेगी जिसके बगैर बिल ऑफ एक्सचेंज हो ही नहीं सकता. एक पार्टी है दैट इज सेलर ऑफ गुड्स, अनदर वन इज बायर ऑफ गुड्स. तो चलो मैं यहाँ पर डमी नेम्स लिखता हूँ. एक हम पर्सन रखते हैं राकेश दैट इज सेलर और दूसरा पर्सन हम रखते हैं सूरज दैट इज बायर. तो राकेश ने जब सूरज को गुड्स सेल किए तो राकेश ने एक स्टैम्प पेपर बनाया जिसके ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है. वर्ड्स क्या लिखे रहते हैं? राकेश ऐसे वर्ड्स यूज करेगा लाइक 50 days आफ्टर द डेट पे टू मी सम ऑफ ₹1 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. आज से 50 दिन बाद मुझे 1 लाख रुपए का पेमेंट करिए क्योंकि आप मुझसे 1 लाख रुपए का माल खरीद चुके हैं. ऐसा किसने लिखवाया है? राकेश ने. सो राकेश इज गिविंग एन ऑर्डर टू होम? टू सूरज. इस पे डॉक्यूमेंट पे राकेश का भी साइन है और सूरज का भी साइन है और सूरज साइन करते समय लिखता है आई एक्सेप्ट, हाँ मैं कबूल करता हूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए पे करूंगा. इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज का एक फीचर ये भी है, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर. सूरज ये नहीं लिख सकता कि मेरे पास अगर पैसे रहे तो मैं पे करूंगा. दैट इज अ कंडीशनल. He is supposed to accept it unconditionally. मैंने जो कंडीशंस रखा हुआ है एज अ सेलर, आपको एज अ बायर वो कंडीशंस माननी है. 1 लाख रुपए, 50 दिन का समय, 60 दिन का समय, कंडीशंस एग्रीड. कंडीशंस एग्रीड होने के बाद में ही दोनों पार्टीज डॉक्यूमेंट पे साइन करती हैं. अब ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज. तो यहाँ सबसे पहली एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे, सीक्वेंस नोट करके रखना आप लोग. सबसे पहली एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे फॉर सेल ऑफ गुड्स. एंट्री रहती है सूरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये हमारी फर्स्ट एंट्री है ऑफ सेलर. सेल्स की एंट्री प्लीज शट अप. पहली एंट्री सेल्स की, तो गुड्स सोल्ड टू सूरज, एंट्रीज सूरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये पहली एंट्री. इसके बाद हमें एक्सेप्टेंस मिलेगा. एक्सेप्टेंस मिलने का मतलब क्या है? सूरज जो हमारा डेटर था उसने हमें एक स्टैम्प पेपर साइन करके दिया. तो एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट. हमने सूरज से एक स्टैम्प पेपर साइन करवा करके लिया है, हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है. और आप लोगों ने पहले दिन से ही पढ़ा है असेट्स के बारे में. अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट करिए, एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसे क्रेडिट करिए. राइट नाउ सूरज हमारा डेटर है और डेटर हमें एक डॉक्यूमेंट दे रहा है दैट इज डिक्रीज इन एसेट. अब हमें सूरज से पैसा नहीं मिलेगा बल्कि बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिलेगा. तो बिल रिसीवेबल अकाउंट हमने डेबिट किया. ऑन द अदर हैंड बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट हमने डेबिट किया. तो बिल रिसीवेबल इसलिए डेबिट हुआ बिकॉज़ इट इज इंक्रीज इन एसेट और सूरज अकाउंट इसलिए हमने क्रेडिट किया बिकॉज़ इट इज डिक्रीज इन एसेट. इन एनी रीजन, फॉर एनी रीजन बिल रिसीवेबल. और नहीं ध्यान में रखो, एंट्री याद करो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी अकाउंट. It is the entry for acceptance received from Dravi. अब थर्ड एंट्री यहाँ कोई सी भी हो सकती है. कोई सी भी एंट्री होने का मतलब क्या है? देखो, या तो हम बिल बैंक से डिस्काउंट कराएंगे, इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. हमने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया. या फिर हम बिल कोई और पार्टी को एंडोर्स कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल. या फिर यह हो सकता है कि हम बिल कलेक्शन के लिए भेज दें, इट इज कॉल्ड बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बीएसएफ जिसको बोलते हैं. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो सकता है, मतलब आप बिल बैंक को दे देंगे, बैंक आपको पैसा देगी ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इटसेल्फ. हो सकता है आप बिल का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, आप अपने किसी सप्लायर को वो सूरज से मिला हुआ एक्सेप्टेंस दे देंगे ऑन द कंडीशन कि सूरज ड्यू डेट पर आपके सप्लायर को पैसा देगा. हो सकता है आप बिल या फिर आप बिल कलेक्शन के लिए भेजें. देखिए इन दोनों में मतलब डिस्काउंटिंग में और बिल सेंट फॉर कलेक्शन में एक सिमिलैरिटी और एक मेजर डिफरेंस भी है. सिमिलैरिटी क्या है? दोनों भी केसेस में बिल किसके पास जाएगा? बैंक के पास. और मेजर डिफरेंस ये है डिस्काउंटिंग में, फॉर इंस्टेंस अगर आप आज बिल डिस्काउंट कराते हैं तो आपको आज के आज बैंक से पैसे मिल जाएंगे और बिल सेंट फॉर कलेक्शन में पैसा कम मिलेगा इफ ड्यू डेट पर ड्रावी ने बिल ऑनर किया. तो अगर ड्रावी ने बिल ऑनर नहीं किया तो हमें भी पैसा मिलने वाला नहीं है. तो ये केसेस हुए. और एक कुछ नहीं कहा है तो बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रावर टिल ड्यू डेट. बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट, ये एंट्री हुई. तो ये 4 ही केसेस रह सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एंट्री क्या रहेगी? सेल ऑफ गुड्स. एट सेकंड स्टेज एंट्री रहेगी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. अब आप अगर बिल एंडोर्स करते हैं, फॉर इंस्टेंस यहां हम बिल कंसीडर करें कि हमने प्रतीक को बिल एंडोर्स किया है तो हम एंट्री लिखेंगे प्रतीक अकाउंट डेबिट. अगर हमने कलेक्शन में बिल भेजा है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, प्रतीक को डेबिट करना है, बिल एंडोर्स टू प्रतीक.
कलेक्शन में बिल भेजा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, या फिर आप बैंक से बिल डिस्काउंट कराते हैं तो हियर बिल डिस्काउंट कराने पर बैंक अकाउंट डेबिट। और कॉमन बात यह है सभी में हमारे पास से बिल रिसीवेबल गोज आउट हो रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट ही क्रेडिट होगा। एंट्री फॉर बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या रहना चाहिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। If bill is endorsed to Pratik, entry is Pratik account debit to bill receivable account. If bill is discounted, entry is bank account debit to bill receivable account. लेकिन डिस्काउंट चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस रहेगा तो डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट भी डेबिट होंगे, इसलिए एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट to bill receivable account. And for this one there is no entry as such. हमें जो एक्सेप्टेंस मिला ये टिल रिटेन्ड ड्यू डेट में हमें इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस में इंटेंशनली कंफ्यूज करने के लिए देंगे कि 1 जनवरी को सेल हुआ, फिर 1 जनवरी को ही एक्सेप्टेंस मिल गया, फिर और पैराग्राफ बना करके लिखते हैं द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रावर टिल ड्यू डेट। अब आपके मन में एक इंप्रेशन है कि हर सेंटेंस की एक एंट्री बनेगी, सो इफ बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रावर टिल ड्यू डेट तो इसकी कोई अलग से एंट्री लिखना नहीं है। अब एक मैं आपको कॉमन फेनोमेना बता रहा हूं ऑनर और डिसऑनर के बारे में। अब अगर ये बिल ऑनर होते हैं तो और डिसऑनर होते हैं तो क्या करना चाहिए। इफ बिल इज ऑनर्ड, किसके पास बिल है, हमारे ही पास बिल है, पैसा किसको मिल रहा है, हमें ही पैसा मिल रहा है, सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, दैट इज बिल रिसीवेबल ऑनर्ड बाय सूरज। ये हमारे पास बिल था और हमें ही पैसा मिला। इफ डिस्काउंट कराया हुआ है और अब ऑनर हो रहा है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज पैसा बैंक को मिल रहा है, सूरज पे कर रहा है, हमारे लिए ट्रांजैक्शन नहीं है। इफ एंडोर्स किया हुआ बिल है और ऑनर होता है तो अगेन देयर इज नो इफेक्ट बिकॉज पैसा प्रतीक को मिल रहा है और पैसा सूरज पे कर रहा है, तो इट्स अ ट्रांजैक्शन फॉर प्रतीक एंड सूरज। अब रहा सवाल कलेक्शन का। इफ बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन एंड बिल इज ऑनर्ड तो पैसा हमें मिलेगा, हमारे बैंक में पैसा जमा हो जाएगा। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये जो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ था इधर क्रेडिट कर देने से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इन दिस वे हमारी 4 केसेस की ऑनर की एंट्री होती है। पहला केस क्या है, बिल हमारे पास में है और ऑनर हुआ, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सेकंड केस, बिल डिस्काउंट कराया था और ऑनर होता है तो नहीं लिखना, एंडोर्स कराया ऑनर होता है इसे भी मत लिखिए। तो कौन सा लिखना है आपको, अगर कलेक्शन में भेजा हुआ बिल है और वो ऑनर होता है तो यहाँ पर लिखना है। इन केस कभी ऐसा लिखेंगे कि बैंक ने कलेक्शन चार्जेस लिए तो उतना अमाउंट इसमें से डिडक्ट कर दीजिए। जैसे 50,000 रुपीज का बिल है और बैंक ने 500 रुपीज कलेक्शन चार्जेस लिए तो आपको नेट इफेक्ट कितना अमाउंट मिला, 50,000 आपके बैंक में जमा हो गए और 500 रुपीज बैंक ने डिडक्ट कर लिए, सो यू आर हैविंग नेट अमाउंट ऑफ 49,500। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन 50,000 रुपीज से क्रेडिट होगा, बैंक 49,500 से डेबिट होगा और बैंक चार्जेस जो है वो हम 500 रुपीज से डेबिट करेंगे। एंट्री रहेगी बैंक चार्जेस 500, बैंक अकाउंट 49,500 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 50,000। क्या लिविंग दिस थिंग अपार्ट, अब हम आते हैं डिसऑनर ऑफ बिल पर। अब अगर बिल डिसऑनर होता है, सभी में कोई भी पार्टी के पास बिल रहे, हमारे पास रहे, किसी के पास है, तो इसके लिए मैं एक एक्रोनिम यूज करता हूं दैट इज जेपी हुआ। इसका फुल फॉर्म आप कभी भूलोगे नहीं, देखिए इसका फुल फॉर्म है जिसके पास बिल है उसका अकाउंट, दैट इज कॉल्ड जेपी हुआ। और ये बहुत याद रखने में आपको कंफर्टेबल रहेगा। बिल किसके पास में है, एंडोर्स किया हुआ है, बिल किसके पास में है, कलेक्शन के पास में, बिल किसके पास में है, डिस्काउंटिंग के पास में, बिल किसके पास में, हमारे पास में। सो फॉर ऑल द केसेस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, ड्रावी अकाउंट इज डेबिटेड एंड हियर ड्रावी इज सूरज। तो सभी में हम सूरज अकाउंट डेबिट करेंगे, डिसऑनर की सभी एंट्री में सूरज अकाउंट डेबिट होगा, चाहे बिल हमारे पास में रहे कोई और पार्टी के पास रहे। अगर हमारे पास बिल है तो सूरज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर बैंक के पास बिल है सूरज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर एंडोर्स किया हुआ है तो सूरज अकाउंट डेबिट टू प्रतीक अकाउंट, और अगर बिल कलेक्शन में भेजा है तो सूरज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इन दिस वे ये डिसऑनर की एंट्री है। और वर्ड नोटिंग चार्जेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले नोटिंग चार्जेस का मतलब समझो। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां से आप जहां कहीं भी जाते हैं तो आपको अगर कोई लॉयर का घर दिखेगा तो कुछ लॉयर्स के घर के ऊपर में एक बोर्ड लगा रहता है नोटरी का, NOTARY। इनका नोटरी का काम है। नोटरी का काम मतलब जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस रहेंगे उन ट्रांजैक्शन की ऑफिशियल एंट्री करने का काम है।
मतलब ऐसा नहीं कि हर बात के लिए हम कोर्ट चले जाते हैं, कुछ चीजें नोटरी के थ्रू भी हो सकती है और वो एक इजियर प्रोसेस समझी जाती है। तो नोटरी से आप साइन करवा लेते हैं, तो आप क्या करोगे, ड्यू डेट पर वो जो बिल है पहले ही नोटरी से साइन करवाओगे। मतलब मैं ड्यू डेट पर बिल नोटरी के पास लेकर जा रहा हूं और सीआई इज एक्सपेक्टेड टू पे द अमाउंट, और अगर सीआई ने अमाउंट नहीं पे किया तो फिर वहां पर ऑफिशियल एंट्री आ जाएगी कि हमारा बिल डिसऑनर हुआ। एंड इसका हमारे लिए एक सेफ इफेक्ट ये है कि हम जो आगे लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, जो हमें केस करने की बात है, तो प्रोसीडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये उसका नोटरी पब्लिक में इसका नोटिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल को क्या होगा, आपने पैसे नहीं दिए और ड्राइवर आपके ऊपर केस करता है, तो आप क्या रीजन दोगे, मैं तो पैसा लेके आया था, तुम्हारा ऑफिस बंद था, तुम घर पर नहीं थे, मिले नहीं थे। सो नोटरी मतलब नोटरी पब्लिक या फिर नोटिंग करवाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे ऊपर कोई लीगल ऑब्जेक्शन ना आए। तो आप ऑनर की एंट्री क्लियर रखिए, ऑनर में पैसा हमें मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर पैसा डिस्काउंट कराया हुआ है वो बिल ऑनर होता है तो नो इफेक्ट, एंडोर्स कराया हुआ बिल ऑनर होता है तो नो इफेक्ट, और कलेक्शन में बिल अगर ऑनर होता है तो एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा होगा। There is increase in bank balance. Whenever there is increase in asset, it is to be debited. तो बैंक बैलेंस हमारा asset है, जब वो इंक्रीज होगा तब हम उसे डेबिट करेंगे। रहा सवाल डिसऑनर ऑफ बिल का, अब देखिए कॉमनली मैंने सभी में सूरज अकाउंट डेबिट किया है। एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल इज ड्रावी अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल अकाउंट। तो ये होल्डर ऑफ बिल कौन है, हम खुद। तो हमारे पास बिल है तो उसका नाम क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल। बैंक के पास बिल है तो बैंक अकाउंट, एंडोर्सी के पास बिल है तो एंडोर्सी अकाउंट, और कलेक्शन के लिए बिल है तो वो भी। क्वेश्चन में जब आगे और भी एडवांस क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क के लेवल के, तब यहां पर लिखा रहेगा कि हमने प्रतीक को बिल एंडोर्स किया था, प्रतीक ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसके बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया, प्रतीक ने वो बिल कोई और पार्टी को एंडोर्स कर दिया, हमें उससे लेन देन नहीं है, हमने बिल जिस पार्टी को दिया था हम उसी का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रावर इज ड्रावी अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ बिल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद आती है एंट्री इंटरेस्ट के बारे में। तो 4 एंट्रीज हो गई, फर्स्ट सेल ऑफ गुड्स, सेकंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, थर्ड हैंडलिंग ऑफ द बिल, फोर्थ वन डिसऑनर ही रहेगा। छोटे क्वेश्चंस जो 2 मार्क 3 मार्क के रहते हैं उसमें भले ही यहाँ पर आपको 2 एंट्री का 3 एंट्री का क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसमें डेफिनेटली बिल डिसऑनर होगा ही, इसलिए आप ये सीक्वेंस याद रखना कि आपको कौन से स्टेप्स वाइज चलना है। अब डिसऑनर होने पर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। Why are we charging interest? Because he is paying amount not on the due date but on some other date. वो लेट पेमेंट करा है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और सभी केसेस में इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए एंट्री रहेगी ड्रावी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंट्री इज ड्रावी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसका नरेशन रहता है बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, और वो अब 2 ऑप्शंस, या तो आपको पार्ट अमाउंट में इंटरेस्ट पे करेगा या नए बिल में इंटरेस्ट जोड़ देगा। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में रहेगी वैसा हम एक्ट करेंगे। 6th एंट्री नया बिल मिलने की एंट्री रहेगी कि सेकंड एंट्री रिपीट करना चाहिए, अगर पार्ट अमाउंट देना है तो उसके साथ लिख लेना चाहिए। सो पार्ट अमाउंट रिसीव्ड इट इज बैंक अकाउंट दैट इज टू बी डेबिटेड, सो बैंक अकाउंट डेबिट। नया एक्सेप्टेंस मिला तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और इन सब के लिए ड्रावी रिस्पॉन्सिबल है टू सूरज अकाउंट। तो ये हुआ हमारा नया बिल का एक्सेप्टेंस, और नया बिल ऑनर होता है तो ये एंट्री ऑनर ऑफ बिल के लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आफ्टर डिस्काउंट कराया तो आगे सेम सीक्वेंस फॉलो होगा। अब आते हैं ड्रावी के बुक में। यहाँ ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी कम है। ये जो एंडोर्समेंट करना, डिस्काउंट कराना, कलेक्शन में भेजना है, किसका ट्रांजैक्शन हुआ, ड्रावर और दूसरी कोई पार्टी का। ड्रावी की बुक में सीक्वेंस सबसे एकदम क्लियर है। पहली एंट्री परचेस की ही रहेगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू seller account, and here seller is Rakesh. So first entry is purchases account debit to Rakesh account, being goods purchased from Rakesh. Second entry part amount given and acceptance given. अब आप राकेश को एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो एंट्री रहेगी राकेश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा दिया है तो बैंक लिख लीजिए, अदरवाइज बिल्स पेबल लिखिए, आप एक्सेप्टेंस देंगे। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक्सेप्टेंस मिलेगा, पार्ट अमाउंट नहीं मिलेगा। सो एंट्री आप लिखेंगे राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। फिर जो थर्ड केस रहेगा ईदर ऑनर या फिर डिसऑनर। तो डिसऑनर होता है
किसी के भी पास बिल रहे, बिल ड्रावर के पास रहे, डिस्काउंटेड रहे, एंडोर्स्ड रहे, कलेक्शन में रहे, जिस भी पार्टी के पास बिल रहे, एंट्री यही रहेगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट, मतलब राकेश का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, सिंपल एंट्री। एंड फॉर ऑनर, अगर डिसऑनर नहीं है तो बिल ऑनर होगा, एंट्री रहेगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, एंट्री फॉर ऑनरिंग द बिल। अब इसमें क्या सिमिलरिटी समझ में आ रही है, बिल ऑनर होता है तो भी बिल पेबल डेबिट है, डिसऑनर होता है तो भी बिल पेबल डेबिट है। फॉर ऑनर ऑफ बिल यू आर पेइंग द अमाउंट, देयरफॉर कैश या फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट है। एंड फॉर डिसऑनर देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज का क्या रूल है, डेबिट और क्रेडिट। फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी इट इज क्रेडिटेड, so here there is increase in liability in the form of creditor, that is Rakesh, therefore Rakesh account is to be credited। फोर्थ एंट्री, तो जैसा यहाँ रिटेन्ड वाली केसेस थी, ये केसेस वहां पर नहीं आएगी। देन ऑनर डिसऑनर वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इंटरेस्ट, यहां इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इज इनकम, देयरफॉर इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड, और यहां हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो इंटरेस्ट इधर एक्सपेंस बनेगा, एंट्री रहेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट। तो हमें राकेश को इंटरेस्ट पे करना है। आपको याद होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ऐसे ही इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या रहेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज रिप्रेजेंटेड टू पर्सनल अकाउंट। Here we are having a specific idea, this unpaid interest is payable to whom, to Rakesh, that's why we are crediting Rakesh account। एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, being interest payable। नेक्स्ट न्यू एक्सेप्टेंस टू बी गिवन, एंट्री एज रिपीटेड, जैसे हमने सेकंड केस में लिखा था, राकेश अकाउंट डेबिट, पार्ट अमाउंट पेड तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और एक्सेप्टेंस गिवन फॉर द बैलेंस अमाउंट बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। इन दिस वे, अब अगर इसके बाद भी डिसऑनर करता है तो डिसऑनर की जो एंट्री हम लोगों ने पहले लिखे थे वो एंट्री रिपीट होगी। ठीक है, अब इस सीक्वेंस आपने नोटबुक में लिखी है।